हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शामिल है, मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। आपने पहले जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी टेक्सोनॉमी में फैमिलीज़ को पढ़ने से पहले, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो रूट स्टेम लीफ हैं ये प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, फूड स्टोरेज में और दूसरे बहुत सारे कामों में। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी के, यानी कि रूट स्टेम और लीफ, इनमें बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं और अलग अलग तरह के फंक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए, विभिन्न कार्यों को करने के लिए ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। नॉर्मल केस में रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं, उनका काम होता है प्लांट बॉडी को अटैचमेंट देना और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो वो अटैचमेंट ऑर्गन की तरह काम करती हैं। स्टेम जो है वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, उसको सीधा रखने के लिए हेल्प करता है और उस पर ब्रांचेस या लीव्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस, लीव जो हैं वो ग्रीन पार्ट हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाने में हेल्प करती हैं। रूट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसको स्टेम के थ्रू एरियल पार्ट यानी कि लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करके फूड को सिंथेसाइज करना, भोजन का निर्माण करना। स्टेम का काम है सपोर्ट करना प्लांट बॉडी को, और जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है रूट के थ्रू उसको ऊपरी हिस्से तक यानी कि एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना, और रूट का काम है अटैचमेंट देना और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। अब प्लांट बॉडी जो है डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करती हैं, तो अपने आसपास की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनमें बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो जो ये नॉर्मल फंक्शन अभी आपको बताए गए रूट स्टेम लीफ के, इसके अलावा भी वो कई सारे फंक्शन करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी है जिसमें आपको बताया गया है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। हम एक ब्रीफ में इसको डिस्कस करेंगे। जो हिस्सा आपके लिए काम का है वो एक अलग तरह से डिस्कस किया गया है। फिलहाल जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, आपको पता है ऑलरेडी, रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन तरह के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी के, इनके जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको हमें डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं रूट से। अभी जैसा आपको बताया, रूट्स नॉर्मली अंडरग्राउंड होती हैं और दो तरह की रूट्स होती हैं। टैप रूट्स जो एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से अराइज होती हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स जो प्लांट बॉडी के किसी भी हिस्से से निकल सकती हैं, चाहे वो ब्रांचेस हों, स्टेम हो, लीफ हो, लेकिन वो एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से अराइज नहीं होती हैं। तो दो तरह की जो रूट्स हैं, टैप रूट्स, नॉर्मली प्लांट्स में टैप रूट्स ही होती हैं, लेकिन अगर वो शॉर्ट लिविंग है, कुछ समय के लिए वो कार्य करती हैं, तो फिर उनकी जगह पर एडवेंटिशियस रूट्स भी आ जाती हैं। तो दोनों तरह की रूट्स में अक्सर मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स का अंतर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल जो रूट्स में मॉडिफिकेशन होते हैं उनको एज सच हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन से एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन है और कौन से टैप रूट्स के मॉडिफिकेशन है, ये अंतर नहीं किया गया है। इन जर्नल सामान्य रूप से जो जड़ों में परिवर्तन होते हैं, जो रूट्स में मॉडिफिकेशन होते हैं, उनकी बात की गई है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो रूट्स के मॉडिफिकेशन है, अगर उनको हम डिवाइड करें तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड होंगे। फॉर फूड स्टोरेज, भोजन को संचित करने के लिए होने वाले परिवर्तन। फॉर सपोर्ट, प्लांट बॉडी को सहारा देने के लिए होने वाले मॉडिफिकेशन या परिवर्तन। और नंबर 3, फॉर स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, ये एक्चुअली फॉर स्पेशल फंक्शन है। ये विशेष रूप से कोई कार्य करने के लिए या विशेष प्रकार के कार्यों के लिए जो मॉडिफिकेशन है वो स्पेशल फंक्शन वाले मॉडिफिकेशन कहलाएंगे। तो तीन तरह के मॉडिफिकेशन है जड़ों में, रूट्स में, फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और स्पेशल फंक्शन के लिए। फूड स्टोरेज के लिए भोजन का संचय करना,
सामान्य रूप से जड़ों का काम नहीं है। रूट्स का नॉर्मल फंक्शन नहीं है फूड का स्टोरेज करना, लेकिन फिर भी कुछ पौधों में रूट्स जो हैं फूड को स्टोर करने के लिए, भोजन का संचय करने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि कहीं पर फूड का स्टोरेज करने के लिए रूट्स मॉडिफाई हुई हैं, तो देखिए वो नॉर्मली ये 3 तरह की, आपको इससे भी ज़्यादा और एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मॉडिफिकेशन है रूट्स के फॉर फूड स्टोरेज वो ये 3 है: कोनिकल रूट्स, फ्यूसीफॉर्म रूट्स और नैपीफॉर्म रूट्स। कोनिकल रूट्स जो हैं वो ऐसी रूट्स होती हैं जो नीचे की तरफ पतली और ऊपर की तरफ जो है सिरे पर थोड़ी सी चौड़ी या शंक्वाकार या गोलाकार होती हैं, आप उसको कोनिकल शेप कह सकते हैं। और गाजर, कैरेट उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जो कैरेट में हिस्सा खाते हैं वो मॉडिफाइड कोनिकल रूट है। नीचे का हिस्सा देखिए उसका पतला होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा होता जाता है और सिरे पर वो लगभग कोनिकल शेप होती हैं, शंक्वाकार होती हैं। तो वो भोजन एकत्रित करने की वजह से वो रूट्स जो है फ्लैशी या मांसल हो जाती है, तो वो कोनिकल रूट है। फ्यूसीफॉर्म रूट जो है ये रेडिश है, ये बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ी होती हैं और दोनों सिरों पर पतली होती हैं। तो ये मूली जो है रेडिश, ये उसका एग्जाम्पल है। इसमें जो आप हिस्सा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में वो उसका मॉडिफाइड पार्ट है, वो एक तरह की फ्यूसीफॉर्म रूट है। नैपीफॉर्म रूट जो है वो ऊपर की तरफ बहुत बड़े आकार की गोलाकार होती है और अचानक से नीचे की तरफ जो है बहुत पतली हो जाती हैं, एब्रप्टली नैरो हो जाती हैं। और जो हमारे सामने एग्जाम्पल उसका है वो है टर्निप, शलजम। तो शलजम में जो हम लोग हिस्सा खाते हैं वो नैपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है और वो फूड स्टोर करने के कारण वो रूट जो है उस आकृति की हो गई हैं। तो ये 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं फूड स्टोरेज करने वाली रूट्स के मॉडिफिकेशन के: कोनिकल रूट, फ्यूसीफॉर्म रूट और नैपीफॉर्म रूट। अब दूसरा हिस्सा, सपोर्ट के लिए अगर रूट मॉडिफाई होती हैं तो वो किस तरह की हो सकती हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल है प्रॉप रूट्स। आपने अपने आसपास बहुत जगह देखा होगा कि जहाँ पर पीपल या बरगद जो होता है, बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, इसको याद रखिएगा। फाइकस जीनस होती है, फाइकस ये जीनस है और इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। फैमिली मोरेसी होती है, इस फैमिली का ये जीनस है और इसकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें आपको प्रॉप रूट्स देखने को मिलेंगी। अब उसमें फाइकस बेंगालेंसिस जो है वो बैनियन है, बरगद है। फाइकस रिलीजियोसा पीपल है। तो आपने बरगद या पीपल देखा है तो आम तौर पर जिनको कहते हैं कि जटाएं उसमें से लटकी हुई हैं, एक्चुअली वो उसकी मॉडिफाइड रूट्स हैं जो उसके तने या उसकी शाखाओं वाले हिस्से से निकलती हैं और वो नीचे ज़मीन की तरफ वृद्धि करती हैं। और अगर वो ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो बहुत मजबूत होकर एक सपोर्टिंग ब्रांच की तरह वो पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करती हैं। और अक्सर जहाँ 100, 200, 500 साल पुराने बरगद या पीपल के पेड़, ख़ासतौर से बरगद के पेड़ अगर पाए जाते हैं तो वो उनका एरिया जो है बहुत बड़ा इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उनके अंदर जो ये ख़ास तरह की लटकी हुई जो जड़ें हैं शाखाओं से, जिनको हम प्रॉप रूट्स कह रहे हैं, तो वो जड़ें जो हैं ज़मीन के कांटेक्ट में आकर और मोटी ब्रांचेस की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो एक ही प्लांट जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और बहुत बड़ा एरिया घेर लेता है। आप कभी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैलकाटा में जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर ग्रेट बैनियन ट्री है जिसको माना जाता है कि करीब 550 साल पुराना है वो, और बहुत बड़े एरिया में वो फैला हुआ है। और उसकी प्रॉप रूट्स जो हैं उनकी वजह से वो प्लांट जो है वो करीब आधा किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, एक छोटा सा गार्डन जैसा लगता है देखने पर। तो वो प्रॉप रूट्स के कारण हुआ है। तो प्रॉप रूट्स जो हैं वो, इनको अक्सर वायुवीय शाखाएं, वायुवीय जड़ें भी कहते हैं। तो ये शाखाओं से हवा में लटकने वाली जड़ें होती हैं और जो सपोर्ट करने के लिए प्लांट बॉडी को बनती हैं। तो बैनियन या बरगद उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको बॉटनी में हम फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। दूसरे तरह की जड़ें जो हैं वो स्टिल्ट रूट्स कहलाती हैं। जिन लोगों ने अपने आसपास गन्ने की खेती देखी है उन्होंने ये इस तरह की जड़ें देखी हैं। और अगर आपने वो गन्ने का पौधा देखा है तो उसका जो स्टेम है, जो ज़मीन के ऊपर आपको स्टेम निकला दिखता है, उसमें देखिए इस तरह के रिंग्स होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, ये नोड्स हैं।
और इन नोड्स के बीच में ये नोड वाला हिस्सा है और दो नोड के बीच में ये भी नोड वाला हिस्सा है और ये दो नोड के बीच का ये हिस्सा जो है इसको इंटर नोड कहते हैं। तो जो नीचे के हिस्से में नोड्स हैं वहाँ से कुछ खास तरह की धागे के समान जड़ें निकलती हैं और वो ज़मीन में चली जाती हैं, डायरेक्टली सॉइल के अंदर चली जाती हैं और ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं स्टेम को, प्लांट बॉडी को। तो इनको स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। तो शुगर केन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर आपको स्टेम की नोड से निकली हुई स्टिल्ट रूट्स दिखाई देंगी। मेज में भी, मक्का में भी आप ऐसी जड़ें देख सकते हैं और शुगर केन में भी। तो स्टिल्ट रूट्स तने के निचले हिस्से के नोड वाले भागों से निकलने वाली जड़ें होती हैं जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती हैं। एक और तरह की जड़ें हैं जिनको क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। ये तने के नोड वाले भागों से निकलती हैं, लेकिन ये ऐसा तना होता है जो थोड़ा सा वीक होता है और क्लाइंबर की तरह ग्रो करता है और उस क्लाइंबर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उसके नोड वाले हिस्सों से बहुत बारीक सी जड़ें निकलती हैं और वो किसी भी सपोर्ट के साथ चिपक जाती हैं और उनके कारण ये जो तना है ये ऊपर की तरफ आसानी से वृद्धि करता है। मनी प्लांट जो है घरों में अक्सर हम लोग लगाते हैं, इस पौधे को गार्डन में भी आप देखते हैं। तो वो मनी प्लांट जो पौधा है वो एक तरह का क्लाइंबर है और उसके नोड्स पर जो आपको छोटी छोटी चिपकने वाली रूट्स दिखती हैं उन्हीं को क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। पोथोस ऑरियस कहते हैं बॉटनी में, इसका जीनस का नाम है पोथोस और ऑरियस स्पीशीज़ है कॉमनली जो अपने आसपास हम मनी प्लांट देखते हैं, तो उसमें आपको ये क्लाइंबिंग रूट्स देखने को मिलेंगी। तो सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स, इस तरह के मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा हिस्सा है रूट्स का मॉडिफिकेशन का फॉर स्पेशल फंक्शन, विशेष कार्यों के लिए रूट्स का मॉडिफाई हो जाना। और उस केस में जो आपको रूट्स दिखाई देती हैं उनमें देखिए पहला जो एग्जाम्पल है आपके लिए वो है इपीफिटिक रूट्स और दूसरा एग्जाम्पल एसिमिलेटरी रूट्स का है और उसके बाद माइकोराइजल रूट्स का है। तो इपीफिटिक रूट्स जो हैं इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं और ये जिन पौधों में पाई जाती हैं वो बहुत खास तरह के पौधे हैं। ऑर्किड्स, एक फैमिली है मोनोकॉट्स की ऑर्किडेसी, उसके मेंबर्स जो हैं वो इपीफाइट होते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिपादप। वो पौधे जिनका ज़मीन के साथ, भूमि के साथ, सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, किसी दूसरे बड़े प्लांट के ऊपर वो सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं, होते वो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स हैं लेकिन केवल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और उनकी रूट्स का सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स इपीफाइट्स कहलाते हैं और उनमें जो स्पेशल टाइप की जड़ें मॉडिफाइड फॉर्म में पाई जाती हैं उनको इपीफिटिक रूट्स कहते हैं या एरियल रूट्स कहते हैं। ये जड़ें जो हैं हवा में लटकी रहती हैं और बिल्कुल स्पंज के जैसा कई लेयर वाला खास तरह का टिश्यू होता है। इसका नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वेलामेंट टिश्यू। तो ये वेलामेंट टिश्यू जो है वो स्पंज के जैसा एक टिश्यू होता है और वो आसानी से आसपास के वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। तो जो उसकी रूट्स सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रह पाती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली सॉइल से नहीं कर पाती हैं, उस कमी को पूरा करने का काम वो वेलामेंट टिश्यू करता है और इसी के कारण ये जड़ें जो हैं अपने आसपास के वातावरण से नमी को अवशोषित करती हैं। एक दूसरी बात याद रखिएगा, ऑर्किड्स ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहां नॉर्मली बहुत बारिश होती है और बहुत मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में। तो उस एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठाते हैं वेलामेंट टिश्यूज़ और आसानी से आसपास के वातावरण से जो है नमी अवशोषित करके पानी की कमी को पूरा कर देते हैं और जो इपीफिटिक प्लांट है उसको आसानी से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो इपीफिटिक प्लांट्स पर निकलने वाली विशेष तरह की जड़ें जो हवा में लटकी रहती हैं और अपने स्पेशल वेलामेंट टिश्यू के कारण वो आसानी से मॉइस्चर या नमी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने एटमॉस्फेयर से, वो एपिफिटिक रूट्स कहलाती हैं।
ऑर्किड्स के अंदर ये जड़ें इस तरह की पाई जाती हैं। दूसरे तरह की जो जड़ें हैं इनको कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। ये भी स्पेशल फंक्शन वाली रूट्स हैं। एक शब्द है एसिमिलेशन, आप फोटोसिंथेसिस जब पढ़ते हैं वहाँ पर ये शब्द आता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके और उससे फूड बनाना। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है एक्चुअली वो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड बनाते हैं। तो नॉर्मली फूड बनाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये काम है लीव्स का, ग्रीन लीव्स का। जड़ें तो कभी ग्रीन होती नहीं है, नॉर्मली ज़मीन के अंदर रहती हैं, उनमें क्लोरोफिल डेवलप होने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ रूट्स ज़मीन के ऊपर हैं और सनलाइट जब उनको मिलती है और उस समय अगर उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो ग्रीन हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं, तब उनको कहते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। तो याद रखिएगा, कुछ जड़ें भी फोटोसिंथेसिस करती हैं क्लोरोफिल के डेवलपमेंट के कारण और ग्रीन भी दिखती हैं वो। यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा। आपने अक्सर वो देखा है, प्लांट एक क्लाइंबर है, लीफ उसकी जो है बिल्कुल बीटल वाइन के जैसी, पान के जैसी लगती हैं देखने में, तो उसमें वो ग्रीन कलर की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी टीनोस्पोरा में, जिनको एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं या फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं। नीट वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्लांट में एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं, तो टीनोस्पोरा उसका एग्जाम्पल है। एक और तरह की मॉडिफिकेशन है रूट्स का, माइकोराइजल रूट्स जिनको कहते हैं। माइको जो है, माइकोस एक वर्ड है और माइकोस या माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई या फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो माइकोराइजल रूट्स का मतलब एक खास तरह का एसोसिएशन जिसमें रूट्स जो हैं वो फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। नॉर्मली हम समझते हैं कि फंजाई जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं या सैप्रोफिटिक होते हैं, हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन में उससे हेल्प भी मिलती है। तो अगर किसी हायर प्लांट की रूट्स जिसमें रूट हेयर्स नहीं हैं, पुअरली डेवलप्ड हैं और वो वाटर एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है, तो फिर उन रूट्स के चारों तरफ कुछ ख़ास तरह के फंगस जो हैं वो ग्रो करते हैं और वो बिल्कुल एक स्पंज के जैसी लेयर बना लेते हैं उन रूट्स के चारों तरफ सरफेस पे, और फिर वो रूट्स बहुत आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर पाती हैं और जो रूट हेयर का काम था वो वहाँ पर फंगस करता है। अब बदले में फंगस को क्या मिलता है? बदले में फंगस को रहने के लिए जगह मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और जो रूट्स के पास स्टोर्ड फूड है वो फंगस को मिलता है। तो फंगस को तो फूड मिला, सपोर्ट मिला, और बदले में उन्होंने वाटर एब्जॉर्प्शन में रूट को हेल्प की। तो ये दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों का एक सहजीवी संबंध है। तो आप याद रखिएगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स with fungi called mycorrhiza and such roots are called mycorrhizal roots। यानी कि वो जड़ें जिनमें कवकों का सहजीवी संबंध होता है और कवक और जड़ें मिलकर एक सहजीवी संबंध में होते हैं, उनको माइकोराइजल रूट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म में बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं हैं, मोनोट्रोपा और ऑर्किड जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन पाइनस में जो कि एक्चुअली एक जिम्नोस्पर्म है, इसमें ये बहुत आपको डेवलप मिलेंगी माइकोराइजल रूट्स। और जब आप पाइनस का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं वहाँ पर एक अलग से आपको नोट भी लिखवाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो माइकोराइजल रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाइनस है। तो रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रूट्स में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो इस तरह के हैं। इसके बाद स्टेम की बात है। अभी आपको पहले कहा कि स्टेम का मेन फंक्शन होता है कि वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करे, सीधा रहने में सपोर्ट करे, और जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल से उसको वो ऊपर की तरफ जो है अपवर्ड उसका ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करे, जिसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो स्टेम के ये तो मेन फंक्शन है, लेकिन स्टेम अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो अलग अलग तरह से मॉडिफाई भी होता है। अब स्टेम में एक्चुअली यहाँ पर आपको दो बताए गए, लेकिन ये दो नहीं, तीन तरह के मॉडिफिकेशन है। एक वो मॉडिफिकेशन जिसमें स्टेम जमीन के नीचे मॉडिफाई हो जाता है, जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। एक वो मॉडिफिकेशन जिसमें जमीन के ऊपर वाला हिस्सा स्टेम का मॉडिफाई होता है, उनको कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। और एक और तीसरे तरह के मॉडिफिकेशन है जिसमें स्टेम जो है
नियर द ग्राउंड सरफेस, जमीन की सतह के निकट या जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस, यानी कि जमीन के सतह के कुछ नीचे जो है वो मॉडिफाई होकर वहीं पर आपको दिखेगा, उनको सब एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अगर आपने स्टॉलन, रनर इस तरह के एग्जाम्पल पढ़े हैं तो वो सब एरियल मॉडिफिकेशन थे। यहाँ पर हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो ज़्यादा कॉमन है, उनकी बात कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो स्टेम के होते हैं, यानी कि भूमिगत तने के जो परिवर्तन है, उसमें एक जो मॉडिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन, वो है राइजोम। तो राइजोम जो है उसमें स्टेम जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसके ऊपर स्पष्ट रूप से नोड्स और इंटर नोड्स दिखाई देती हैं। नोड्स वाले पार्ट्स पर स्केली ब्राउन लीव्स होती हैं, ब्रांचेस भी उसमें निकलती हैं और फूड भी स्टोर करता है अपने अंदर बहुत ज़्यादा। जो हम उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं वो है जिंजर, अदरक। तो जो अदरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको हम बॉटनी में राइजोम कहते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन जो अंडरग्राउंड स्टेम का है वो है बल्ब। बल्ब जो है उसमें स्टेम फ्लैट डिस्क के जैसा होता है, जिसके बेस से बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और उसके ऊपर कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में, यानी कि रिंग विद इन अ रिंग, एक के अंदर एक रिंग, इस तरह से फ्लैशी लीव्स उसके ऊपर होती हैं और मल्टीपल लीव्स होती हैं और ये पूरा का पूरा हिस्सा ज़मीन के नीचे रहता है। ज़मीन के ऊपर जो है वो उस अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रीन लीव्स निकल के आती हैं जो फ्लैट नहीं होती हैं, एक्चुअली वो सिलेंड्रिकल लीव्स होती हैं, तो उनको रेडिकल लीव्स कहते हैं। तो बल्ब जो है उसमें स्टेम मॉडिफाई होकर डिस्क की फॉर्म में हो जाता है और उसके ऊपर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ फ्लैशी लीव्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसमें अनियन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अनियन के अलावा, प्याज के अलावा गार्लिक जो हैं वो भी एक तरह के बल्ब हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है आपके लिए वो है ट्यूबर। ट्यूबर जो है वो ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाता है। और जो एग्जाम्पल आपको इसमें बताया गया पोटैटो, आप उसको इमेजिन करें जो हम लोग खाते हैं पोटैटो या आलू, तो पोटैटो का जो प्लांट है, आलू का जो पौधा है, उसका जो बेसल पार्ट है जिसका ज़मीन में ज़्यादातर हिस्सा दबा दिया जाता है खेती करने के समय, तो वो जो ज़मीन में दबा हुआ स्टेम का बेसल पार्ट होता है, वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस में धीमे धीमे फूड स्टोर होने लगता है, क्योंकि वो ब्रांचेस सनलाइट के कांटेक्ट में तो होती नहीं है, तो उनमें ना तो लीव्स डेवलप होती हैं ना वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो इसलिए वो कलरलेस ब्रांचेस होती हैं और उनमें फूड बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। फिर वो फूड जो है धीमे धीमे बर्ड्स की फॉर्म में जो है इकट्ठा होना शुरू होता है और वो बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करके पोटैटो ट्यूबर की फॉर्म में जो है डेवलप होती हैं। तो जो पोटैटो हम लोग खाते हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है और आप सीधा सीधा कहिए पोटैटो इज स्टेम ट्यूबर। तो पोटैटो जो है वो एक स्टेम ट्यूबर है जो बहुत सारा अपने अंदर स्टार्च जो है वो इकट्ठा करता है भोजन के रूप में, और फूड स्टोर करने के लिए अगर कोई स्टेम मॉडिफाई हो जाता है तो उसको आमतौर पर ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो जो है सोलेनम ट्यूबिरोसम, जिनको बॉटनी के भी जो है आपको बॉटनिकल नेम्स की भी ज़रूरत हो तो वो याद रखें, पोटैटो का बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबिरोसम है, फैमिली सोलेनेसी का प्लांट है वो, तो वो एक तरह का स्टेम ट्यूबर है। कॉर्न जो है वो थोड़ा सा इनसे डिफ़र है, वो थोड़ा सा फ्लैशी, नीचे का बेस उसका फ्लैट, हार्ड और काफ़ी सारा अपने अंदर वो फूड स्टोर करता है। और कोलोकेशिया जो है वो यहाँ पर उसका अच्छा एग्जाम्पल है। आम हिंदुस्तानी भाषा में हम उसको अरबी कहते हैं या घुइयाँ कहते हैं, जिसकी सब्ज़ी बहुत इस्तेमाल की जाती है, उसको कोलोकेशिया कहते हैं बॉटनी में। तो उसका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड कॉर्म की फॉर्म में है जो हार्ड और फूड स्टोर करने वाला है। उस पर भी नोड इंटर नोड होती हैं और उसके ऊपर नोड्स वाले पार्ट में आपको स्केली लीव्स भी देखने को मिलेंगी। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन है। अगर हम एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करें, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है स्टेम का, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन आपको एक तो थॉर्न देखने को मिलेंगे। आम भाषा में हम हर नुकीली चीज़ को पौधे की कांटे कहते हैं, लेकिन हर नुकीली और कठोर जो पौधे की सतह पर चीज़ लगी है वो कांटे नहीं है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें
अगर वो तने की सतह पर उसके मॉडिफिकेशन से बने हुए हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको थॉर्न कहना चाहिए। तो थॉर्न जो है वो स्टेम के वो मॉडिफाइड पार्ट हैं जो एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बने हैं, पॉइंटेड हैं, हार्ड हैं, और बोगेनविलिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सुपरफिशियल आउटग्रोथ नहीं होती हैं, इनका वेस्कुलर सिलेंडर के साथ में कनेक्शन होता है, तो इनको तोड़कर अलग करना आसान नहीं होता है। तो ये आपको बोगेनविलिया की सरफेस पर मिलेंगे। एक और मॉडिफिकेशन है, आपको एक्चुअली इन दोनों के ज़रूर नाम याद रखने हैं। फिल्लोक्लैड, फिल्लोक्लैड जो है वो एक ऐसा मॉडिफाइड स्टेम है जो देखने में स्टेम जैसा नहीं लगता है। जो यहाँ पर एग्जाम्पल है अपंशिया, आमतौर पर आप इसको नागफनी कहते हैं। तो अगर आपने उसका स्टेम देखा है या पौधा देखा है अपंशिया का या नागफनी का, तो आप ध्यान दीजिए कि उसमें आपने जो स्ट्रक्चर देखा था वो इस तरह का स्ट्रक्चर था, और वो स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें जो इस पार्ट दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा जो फ्लैट और ग्रीन हमें दिखता है, ये एक्चुअली उसका स्टेम है। और ये ग्रीन हो गया है, फ्लैशी है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है जस्ट लाइक लीफ, जबकि ये लीफ नहीं है, ये स्टेम है। स्टेम का काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता है। और अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसकी सरफेस पर इस तरह के स्ट्रक्चर भी लगे रहते हैं। ये इसके सरफेस पर पाए जाने वाले स्पाइंस हैं, लेकिन एक्चुअली ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो जो यहाँ पर लीव्स हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो गए हैं। वो इसलिए मॉडिफाई हो गए हैं स्पाइंस में क्योंकि जो अपंशिया है ये जीरोफिटिक प्लांट्स है, मरुस्थलीय पौधा है, और जहाँ ये ग्रो करता है वो सॉयल फिजिकली बहुत ड्राई होती है, उसमें पानी की बहुत कमी होती है, और लीव्स से 90% जो है ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन में जो पौधे के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में। तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए उन कंडीशंस में ज़रूरी है कि लीव्स मॉडिफाई हो जाएं स्पाइंस में। तो लीव्स तो ये स्पाइंस की फॉर्म में मॉडिफाई हो गई, और ये जो आपको फ्लैट ग्रीन पार्ट दिखता है अपंशिया में, ये उसका स्टेम है। और जहाँ जहाँ आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं वो कंफर्म है कि वो नोड वाले हिस्से हैं। तो इसका मतलब इसमें मल्टीपल नोड्स जो हैं, बहुत सारी नोड्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर स्टेम फ्लैशी और ग्रीन और फ्लैट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और उसके ऊपर मल्टीपल नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं और वो भी मॉडिफाई हो गई हैं, लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई हो गई हैं, और उसके साथ साथ इस पर आपको अगर फ्लावर भी देखें आप तो वो भी आपको आसानी से दिख जाएंगे। येलो कलर के काफ़ी बड़े फ्लावर्स जो हैं वो आपको अपंशिया में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो फ्लावर हैं जहाँ पर निकले, तो ये भी ये कंफर्म करते हैं कि जहाँ पर फ्लावर लगे वो भी नोड वाला हिस्सा है। तो ये डेफिनेटली फिल्लोक्लैड है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से, न सिर्फ बीएससी लेवल पर बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि फिल्लोक्लैड जो है वो अपंशिया में पाया जाता है। क्लैडोड जो है वो फिल्लोक्लैड का ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, बस इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर जो स्टेम है वो सिंगल इंटरनोड का मॉडिफिकेशन होता है, फ्लैट होता है, फ्लैशी नहीं होता है, लेकिन ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है जस्ट लाइक लीफ, लेकिन ये सिंगल नोड या सिंगल इंटरनोड का मॉडिफिकेशन है। और एस्पैरेगस जो है उसका एग्जाम्पल है, क्लैडोड का एग्जाम्पल है एस्पैरेगस। फैमिली लिलिएसी का प्लांट है ये एस्पैरेगस। आम हिंदुस्तानी भाषा में उसको सतावर कहते हैं, और बहुत ज़्यादा उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है अक्सर। तो ये एस्पैरेगस जो है वो क्लैडोड का एग्जाम्पल है, और क्लैडोड जो है फिल्लोक्लैड का ही एक दूसरा टाइप है जिसमें स्टेम ग्रीन फ्लैट होता है, सिंगल इंटरनोड का मॉडिफिकेशन होता है वो, लेकिन उसमें कोई ब्रांचेज नहीं होती हैं या और उस तरह की कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको एरियल मॉडिफिकेशन में एक और चीज़ देखने को मिलेगी, स्टेम टेंड्रिल्स। हिंदी में टेंड्रिल्स को जो है वो प्रतान कहते हैं। प्रतान या टेंड्रिल जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट बॉडी को क्लाइंब करने में या प्लांट बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और वो धागे के जैसे या उसी तरह के किसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं जो आसपास की चीज़ों का सपोर्ट लेकर या उनके साथ अटैच्ड होकर प्लांट बॉडी को ऊपर की तरफ ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो स्टेम है उनके अंदर एक्सिलरी बर्ड
या स्टेम की कोई और बर्ड वो मॉडिफाई हो जाती हैं अक्सर, और वो बिल्कुल धागे या स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। किसी भी अपने आसपास वाले चीज़ के सपोर्ट में कांटेक्ट में आकर उसके चारों तरफ कॉइल कर जाती हैं और फिर प्लांट बॉडी को सपोर्ट करती हैं ऊपर ग्रो करने में। पैसिफ्लोरा, लुफ्फा, ये एंटीगोनॉन, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं जिसमें स्टेम जो है उससे टेंडल जो है वो डेवलप होते हैं, मॉडिफाई होते हैं और वो प्लांट बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशन जो है स्टेम के वो इस तरह से मिलेंगे। अब लीफ की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है लीफ। उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि वो ग्रीन है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उनके अंदर पाए जाते हैं जिसके कारण वो हरे रंग की दिखती हैं। तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना ये उनका मेन फंक्शन है। लेकिन अक्सर लीफ भी अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन मॉडिफाई हो जाती हैं और कभी कभी लीफ जो है अपने अंदर बहुत सारा भोजन एकत्रित कर लेती हैं, फूड स्टोर कर लेती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं, उनको फ्लैशी लीव्स कहते हैं। अनियन जो है, प्याज जो है, वो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंडरग्राउंड वाले पार्ट में आपको फ्लैशी लीव्स दिखाई देती हैं और हमारे लिए भी ईडिबल पार्ट होता है वो, और वो फ्लैशी होती हैं फूड को स्टोर करने के कारण। तो फ्लैशी लीव्स हो सकती हैं, ये एक मॉडिफिकेशन है। लीफ टेंड्रिल, ये भी बहुत कॉमन है कि बहुत पौधों में, बहुत सारे पौधों में जो लीफ हैं वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती हैं। कहीं पर लीफ का एपेक्स जो है, अगला सिरा जो है, वो मॉडिफाई हो जाता है टेंडिल की फॉर्म में, एक स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। कहीं पर कंपाउंड लीफ की कुछ लीफलेट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। कहीं पर स्टिप्यूल जो हैं, लीफ के बेस पर जो स्टिप्यूल लगे होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल में। तो लीफ टेंड्रिल भी आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे प्लांट में, पाइसम सटाइवम में या मटर में आपको लीफ टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। स्पाइन, लीफ का कोई भी भाग, चाहे उसके किनारे वाला भाग हो, मार्जिन वाला, या उसका सिरा हो यानी कि एपेक्स, वो अगर नुकीले पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, ये स्पाइन कहलाते हैं। आपने साइकस की लीफलेट देखी है जो एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, और उसकी लीफलेट के सिरे जो हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं, बहुत पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। फिल्लोड, ये बहुत स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर है और ये आपको जिस पौधे में देखने को मिलता है उसको आमतौर पर अकेशिया मोनेलिफॉर्मिस कहते हैं बॉटनी में। वैसे हम इसको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं। यहाँ पर होता यह है कि इस पौधे में शुरुआत में, इनिशियल कंडीशन में जो है वो आपको कंपाउंड लीफ देखने को मिलेंगी, और वो कंपाउंड लीफ में आपको ऑलरेडी पता है कि जो कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्तियां होती हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे भाग होते हैं जो एक समान लगते हैं देखने में पत्ती के जैसे, वो कहलाते हैं लीफलेट तो या पत्रक। और ये लीफलेट जिस एक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक्सिस जो है इसे कहते हैं रैकिस। तो ये एक कंपाउंड लीफ है, आप इसको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कह सकते हैं। तो इस पौधे में शुरुआत में आपको ऐसी पत्तियां देखने को मिलेंगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता है, पुराना होता जाता है, उस पौधे में ये जो कंपाउंड लीफ हैं इनके लीफलेट ख़त्म होने लगते हैं और जो रैकिस है ये चपटा और हरा होने लगता है और एक सामान्य पत्ती के जैसा दिखने लगता है। ये देखिए, इसमें लीफलेट कम होने लगी और जो ये पहले सिलिंड्रिकल बेलनाकार जो रैकिस था वो अब चपटा और फ्लैट हो गया। आप अगर इस पौधे को थोड़ा बाद में मैच्योर कंडीशन में देखें तो आपको इस पौधे पर इस तरह के रैकिस देखने को मिलेंगे जो ग्रीन और बिल्कुल लीफ के जैसे होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और उनमें इस तरह का आपको पैरेलल वेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये देखने में जो लीफ के जैसे स्ट्रक्चर आपको लग रहे हैं, ये एक्चुअली लीफ नहीं है, ये रैकिस का मॉडिफिकेशन है, या कुछ लोग मानते हैं कि ये पीटियोल का मॉडिफिकेशन है। तो फिल्लोड जो है वो पीटियोल या रैकिस का मॉडिफिकेशन होता है और वो आपको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ में समरी थी कि
जो मॉडिफाइड पार्ट हैं या वेजिटेटिव पार्ट्स में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी कि जड़, तना और पत्तियों में जो परिवर्तन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर में, बॉटनी फर्स्ट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है जिसमें आपको फिल्लोड और फिल्लोक्लैड के बीच में अंतर करने को कहा गया है। कई बार फिल्लोक्लैड और क्लैडोड के बीच में भी अंतर करने को कहा जाता है। इन दोनों की बात हम यहाँ कर चुके हैं कि फिल्लोक्लैड क्या है और फिल्लोड क्या है, फिर भी आपके लिए एक अलग से यहाँ पर अंतर लिखा गया है। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में जब आपसे कहा जाए कि अंतर स्पष्ट कीजिए तो आप इसी तरह से कॉलम बना के पॉइंट वाइज उनका अंतर स्पष्ट करिए। हेडिंग डाल के आप उस तरह से डिस्क्राइब मत करिए, वो डिस्क्रिप्शन होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो वर्णन होता है, अंतर नहीं होता है। तो अगर अंतर करने को कहा जाए तो ऐसे ही अंतर करिएगा। तो इसमें देखिए जो आपसे डिफरेंस करने को कहा गया है, फिल्लोड जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल या मॉडिफिकेशन ऑफ रैकिस है, ये फिल्लोड के लिए है। फिल्लोक्लैड जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। पहला अंतर यह है कि फिल्लोड जो है वो परिवर्तित रूप है पिटियोल का या रैकिस का, यानी कि पत्ती का परिवर्तन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। और जो फिल्लोक्लैड है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। पहला तो अंतर ये है। दूसरा अंतर, पिटियोल बिकम फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो पिटियोल है या रैकिस है चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, पत्ती के समान दिखता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फिल्लोक्लैड में स्टेम जो है वो चपटा हो जाता है, फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उस पर नोड्स भी होती हैं बहुत सारी और इंटर नोड्स भी होती हैं, और उसके ऊपर लीफ जो है वो स्पाइन की फॉर्म में होती हैं। तो ये दूसरा अंतर है। यहाँ पर तीसरा अंतर है कि फिल्लोड जो है उसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, ब्रांचिंग एब्सेंट होती है, लेकिन जो फिल्लोक्लैड है उसमें ब्रांचेस हो सकती हैं और वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांचेस आपको, तो ब्रांचिंग होती है। फिल्लोड, जो फिल्लोड है उसमें अगला अंतर है कि इट डज नॉट बियर फ्लावर एंड बर्ड्स। जो फिल्लोड है उस पर ना तो फूल होते हैं, पुष्प भी नहीं होते हैं, और बर्ड्स यानी कि कलिकाएं भी नहीं होती हैं। लेकिन जो फिल्लोक्लैड है उसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं और बर्ड्स भी होती हैं। अगला नंबर 5, स्पाइंस एब्सेंट। जो फिल्लोड है उस पर कोई भी कांटे के समान यानी कि स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन जो फिल्लोक्लैड है उनमें जो है वो पत्तियां जो हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं। यहाँ जो आपको अपंशिया में जो फिल्लोक्लैड है उस पर जो आपको ये पत्तियां दिखती हैं एक्चुअली वो स्पाइन में मॉडिफाई हो चुकी हैं, तो वो आपको जो स्पाइन दिखते हैं वो मॉडिफाइड लीफ है। एग्जाम्पल आपको पहले भी बताए थे, वही एग्जाम्पल यहाँ भी हैं। फिल्लोड का एग्जाम्पल अकेशिया मोनिलीफॉर्मिस, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं इसको, और अपंशिया जो है जिसको आमतौर पर हम नागफनी कहते हैं वो एग्जाम्पल फिल्लोक्लैड का है। तो ये आपके लिए वेजिटेटिव पार्ट्स के मॉडिफिकेशन का एक ब्रीफ डिस्कशन था। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी एक और वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नीट के एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी उनको देखें, क्योंकि उनके पेपर में भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में से वो मॉडिफिकेशंस के बारे में आते हैं। बाकी आपके लिए ये शॉर्ट नोट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। और डायग्राम के साथ में अगर आप नोट लिखते हैं, भले ही आप उसमें लैंग्वेज थोड़ी कम लिखें, लेकिन एक अच्छा बेहतर डायग्राम बनाते हैं, जैसे फिल्लोक्लैड पर अगर आपके लिए नोट आता है लिखने के लिए और आप उसमें एक अच्छा डायग्राम देते हैं, कलर डायग्राम, सही एग्जाम्पल बताते हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक अच्छे डायग्राम के साथ आंसर देने की कोशिश करिए। बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं होती है, तो प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स की, एग्जाम्पल बिल्कुल प्रॉपर दीजिए और डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत बेहतर होगा। जो लोग नए इस चैनल पर आज पहुँचे हों, प्लीज़ रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।